बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हम लोग एक नया चैप्टर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। आपके सामने उस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने बार मैग्नेट सीखा था। बार मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर हम मानते हैं तो बार मैग्नेट्स में हम लोग एक बात जानते थे कि अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बाहर में क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरह से जाएगा नॉर्थ पोल से। ये जो हमने लाइंस ड्रॉ किया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस होता है। जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या सीखा था कि कोई चार्ज है और चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलता था। इसमें अगर प्रिंट करने की कोशिश करूं कि यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो क्या था, उससे बाहर की तरफ निकलता था। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो उस पर टर्मिनेट होता था, अंदर से आता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब समझने की बात क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी लाइंस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता था कि पॉजिटिव से निकलता था और नेगेटिव पर टर्मिनेट होता था। पॉजिटिव से निकलकर कभी पॉजिटिव पर नहीं आ सकता है, नेगेटिव से निकलकर कभी नेगेटिव पर नहीं आ सकता है। समझने की जरूरत ये है कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता था। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी थी। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करें तो ये क्लोज लूप बनाता है। दिख रहा है ना कि सेम मैग्नेट से निकला और सेम मैग्नेट में ही इंटर कर गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैग्नेट के अंदर हम क्या जानते हैं, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है। ये इस तरह का इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस है। अभी जानते हो कोई मैग्नेट जो मैग्नेट के पास में विसिनिटी में तो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, एक मैग्नेट की विसिनिटी में तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल आयरन स्टील या कोई तरह का मेटल लेके आओगे तो ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे जैसे ये दूर जाता है वैसे वैसे उसका इफेक्ट फीवर होते चला जाता है, कम होता चला जाता है। अब क्या समझना है हम लोगों को? अब क्या समझना है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई भी बोल सकते हैं इसको, जैसे फाई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो उसको फाई भी लिख सकते हैं। इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a given area, crossing a given area. It is a measure of magnetic field lines crossing given area. याद है ना कि क्या कहते थे d phi 1 b, उसमें ना फ्लक्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते थे तो E डॉट ds ले देते हैं। इसमें क्या करेंगे, E के बदले देंगे b डॉट ds। इस तरह से इंटीग्रेशन करते थे हम लोग। या इंटीग्रेशन हमने कब किया है, जब वेरिएबल है। जानते हैं कि जब वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन का तरीका यूज करते हैं। या फिर सिंपली क्या समझते हैं कि फ्लक्स भी लिखना है तो b डॉट s, इस तरह से हम लोग जानते हैं। इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो जिस तरह से वो था कि मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से ये है मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। अब देखो ना एक और चीज क्या समझने की जरूरत है। एक और चीज ये समझने की जरूरत है कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है नहीं है, मान लो कि हमने इसको b डॉट s लिख दिया, एरिया की बात करते हैं। अगर b मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर परपेंडिकुलर हो जाए सरफेस के, सरफेस एरिया जो वेक्टर है उसके अगर परपेंडिकुलर हो जाए, दिस मींस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री इनके बीच। दिस मींस कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोगों ने वेक्टर्स में सीखा है कि दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर है मतलब
उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। फाई बी या बी डॉट ds है ना, ये मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ये bs cos थीटा लिखेंगे ना, तो b into s into cos 0 डिग्री, यानी bs के बराबर, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए इसके, इसमें 0 डिग्री होना चाहिए ना। ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो हमारे दिमाग में एकदम स्टोर होनी चाहिए। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा की थी, वैसे ही हम लोग क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ ब्रीफ कर ही दूंगा आपको, ये हम गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जैसे हम लोगों ने गॉस लॉ सीखा था ना, ध्यान में है, गॉस लॉ हम लोगों ने सीखा था ना। गॉस लॉ हम लोगों ने क्या सीखा था, कहीं पर अगर मैं लिखना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते वक्त हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में क्या सीखा था? सीखा था ना कि E डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है ना? E डॉट ds बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने गॉस लॉ सीखा था जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बस इसी का ना एनालॉग यूज करेंगे। E की जगह क्या लिखेंगे? B डॉट ds बराबर क्या लिखेंगे? m इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की बजाय हम लिखते हैं म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट की बजाय लिखते हैं म्यू नॉट। B डॉट ds बराबर m इनक्लोज्ड बाय म्यू नॉट, ठीक है, ये हम लिखते हैं, जानते हैं आप सर। लेकिन खास बात क्या है कि ये 0 होगा ऑलवेज, ये ऑलवेज 0 होगा। तुम सोचोगे कैसे होगा, उस समय पहले भी मैंने चर्चा की थी इस बात की। ये 0 क्यों होगा? 0 इसलिए होगा क्योंकि देखो ना, कहीं भी तुम कोई एक मैग्नेट लोगे तो साउथ और नॉर्थ दोनों ही होगा। अब जैसे ही तुम कोई गॉसियन सरफेस लेते हो, गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस हम लेते हैं ना, तो कभी भी जैसे कभी ऐसा तो होगा नहीं कि साउथ यहाँ नॉर्थ यहाँ, इस तरह से तो होता नहीं है। हमेशा ही मैग्नेट पूरा का पूरा या तो अंदर रहेगा गॉसियन सरफेस के या फिर बाहर रहेगा। अगर अंदर रहेगा तो जो m इनक्लोज हम लेंगे, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा ना, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा ना। तो जब भी तुम m इनक्लोज देखोगे तो साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों रहना है। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई एक मैग्नेट है उसमें खाली साउथ पोल हो, या कोई एक मैग्नेट है उसमें खाली नॉर्थ पोल हो? जैसे ही हम किसी मैग्नेट को काटते हैं, जैसे मान लो कि हमने किसी एक मैग्नेट को काटा, ये साउथ था इधर नॉर्थ था, काटा, जैसे ही काटा तो ये साउथ ये नॉर्थ और यहाँ पर ये साउथ ये नॉर्थ, इस तरह से बन जाएगा। ये मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझने की बात है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं। सिर्फ नॉर्थ पोल, सिर्फ साउथ पोल, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम साफ समझ सकते हैं कि जब भी हम m इनक्लोज की बात करेंगे तो वो नेसेसरली 0 आएगा। और अगर m इनक्लोज नेसेसरली 0 आएगा तो हम लोग क्या समझ सकते हैं? B डॉट ds यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया के साथ में डॉट लेते हैं हम लोग, तो वो m इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आना है, वो हमेशा ही 0। तो इस पूरे बेसिक्स में हम लोगों ने क्या सीखा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखा कि साउथ से नॉर्थ जाता है मैग्नेट के अंदर, बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है। ये क्लोज लूप बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता था क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता था और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था, इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया। उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा था, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में B डॉट ds हम लोगों ने किया, और B डॉट ds करने के बाद ये सीखा कि अगर B परपेंडिकुलर है S के, थीटा 90 डिग्री है, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन है वो हम लोगों ने सीखा। हम लोग जानते थे गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो वो हम लोग जानते थे E डॉट ds बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिज्म में क्या होगा? B डॉट ds m इनक्लोज्ड बाय म्यू नॉट। तो इस तरह से हम लोग ये आगे ये समझे कि भाई m इनक्लोज्ड हमेशा ही 0 होगा क्योंकि कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक आइडिया था इस चैप्टर को समझने के लिए। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ ये क्या स्टेट करता है? पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पर चले आएंगे। फैराडेज लॉ इट स्टेट्स दैट द EMF हम जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने सीखा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट स्टेट्स दैट द EMF इंड्यूस्ड in any closed loop, it
states that the EMF induced in any closed loop is equal to the negative of time rate change of magnetic flux through that loop. इसका स्टेटमेंट मैं दोबारा से पढ़ के आपको बताऊं. इसका स्टेटमेंट है कि it states that the Faraday's law states that the EMF induced in any closed loop, किसी भी closed loop में जो EMF induced होगा, that is equal to the negative of time rate change of magnetic flux through that loop. मतलब सरल भाषा में क्या समझना है कि किसी भी closed loop की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो EMF induced होगा वो होगा negative of time rate change of magnetic flux. मतलब E बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी. E हो जाएगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी के बराबर. ये हमारा फैराडेज लॉ स्टेटमेंट होता है. ये भी हम समझ सकते हैं कि इफ देयर आर कैपिटल N नंबर ऑफ लूप्स, अगर किसी लूप में कैपिटल N नंबर होगा तो फिर हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो EMF होगा वो माइनस प्लस कैपिटल N लगा देना है डी फाई बी बाई डी टी के बराबर हो जाएगा. ये समझ लेंगे इस चीज. ठीक है. तो फ्राडे ने ये सेट किया कि भाई जो EMF इंड्यूस होगा किसी भी क्लोज लूप में वो माइनस डी फाई बी बाई डी टी के बराबर होगा. और अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो फिर E बराबर माइनस n डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, फाई बी बाई डी टी हो जाएगा. अब एक चीज को समझो, क्या सीखेंगे? ये जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है B डॉट S. मान लो कि कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट क्यों होता है? जैसे देखो कि B S cos थीटा. एक चीज समझना है, वो समझना क्या है कि EMF के बारे में क्या कहते हैं फैराडे. फैराडे ये बोले EMF के बारे में कि दिस इज इट इज नेगेटिव ऑफ टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मतलब फ्लक्स का जो फ्लक्स की बदलना जो फ्लक्स बदलेगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. फ्लक्स किन चीजों पर डिपेंड करता है? फ्लक्स किन चीजों पर डिपेंड करता है? दिख रहा है तुमको. मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, डिपेंड करता है एस पर, डिपेंड करता है थीटा. इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है तुमको दिख रहा है. या cos थीटा लिख रहा है, मतलब थीटा पर डिपेंड करता है तुमको दिख रहा है. अगर फील्ड चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फिर फ्लक्स चेंज होगा, थीटा अगर चेंज होता है तो भी फ्लक्स चेंज होगा. ये समझने की बात है कि नहीं? ये समझने की बात है. देखो ना एक चीज मिला कि मैग्नेटिक सॉरी ऐसा जो एक चीज समझो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर और डिपेंड करता है cos थीटा थीटा कैसे हो. तो EMF कब इंड्यूस होगा? EMF will be induced in any loop. EMF will be induced in any loop if चार तरीका है इसका, चार कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग, हर किताब में दिया गया है. इफ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टाइम. मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करे? टाइम पर डिपेंड करे. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस पे सीखे हो इससे पहले वाले चैप्टर्स में. चलिए देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड से म्यू नॉट I by 2 बार आता था, म्यू नॉट I by 2 पाई आता था किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए आता था, लाइन करंट के लिए आता था. तो समझने की चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता था? करंट पर डिपेंड करता था. तो अगर ऐसा जैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, फ्लक्स को चेंज करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा. हमारा एक तरीका है, एक तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा. अब समझने की चीज क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो डायरेक्टली टाइम का फंक्शन हो जाए
मैग्नेटिक फील्ड या तो डायरेक्टली टाइम का फंक्शन हो जाए, टाइम पर डिपेंड करे, या फिर जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को वो डिपेंड करे टाइम पर। दैट इज करंट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। जो करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को वही टाइम के साथ बदले। और तीसरा क्या हो सकता है, एरिया ऑफ लूप चेंजेस विद टाइम। देखो ना, एरिया लूप का चेंज करे वो क्या हो सकता है, सवाल करेंगे हम लोग सारे कैटेगरीज पे अलग सवाल करेंगे। एरिया कैसे चेंज हो सकता है कि मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है, एरिया समय के साथ बढ़े, एरिया समय के साथ घटे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है साइड से, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है, और क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है और साइड से मान लो कोई लूप है जो आ रहा है, फिर लूप यहाँ एंटर किया तो कुछ अलग एरिया था, पूरा कुछ किया तो अलग एरिया था, निकल रहा है तो अलग एरिया था। तो ये इस तरह का सिचुएशन होगा तो भी हम समझ सकते हैं कि एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड रीजन चेंजेस विद टाइम, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है, करेंगे सवाल हम लोग कि एरिया या तो एक्सपेंड करे समय के साथ या कॉन्ट्रैक्ट करे, उस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है। और चौथा पॉइंट क्या, थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एस वेक्टर चेंजेस विद टाइम, विद टाइम। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है और जो लूप है वो रोटेट करना शुरू करे, वो रोटेट करना शुरू करे अपने एक्सिस के अलावा, तो क्या होगा कि जो थीटा एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का वो चेंज करना शुरू कर देगा। ये बात हम समझ सकते हैं कि द एंगल थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एस वेक्टर चेंजेस, इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। एरिया बिटवीन बी एंड एस चेंजेस विद टाइम, इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज हम और समझ सकते हैं और हमारे कैलकुलेशन को काम आएगा। जैसे ईएमएफ के बारे में हम क्या सीखे, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी सीखे ना, ये तो डिफरेंशिएशन के टर्म्स में था। ऐसा भी हो सकता है कि ईएमएफ जो होगा वो माइनस डेल्टा फाइव बी बाई डी टी हो जाएगा, है कि नहीं। ये ईएमएफ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस चेंज यानी फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय टोटल टाइम, या फिर फ्लक्स इनिशियल माइनस फ्लक्स फाइनल बाय टोटल टाइम लिख सकते हैं हम लोग। ये ईएमएफ चला है। अच्छा बताओ कि किसी लूप में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो एक इंड्यूस्ड करंट भी चलाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट भी चलाएगा। वो इंड्यूस्ड करंट आई क्या होगा, ई बाई आर के बराबर। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको किससे डिवाइड कर देना है, आर रेजिस्टेंस से। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी, और यहाँ क्या लग जाएगा, 1 बाई आर। आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस। हम लोग समझते हैं इस बात को। ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसी में कोई चार्ज फ्लो पूछेगा तुमसे कि चार्ज फ्लो कितना होगा, तो तुमसे चार्ज फ्लो पूछता है, हमने एक बार जानते हैं कि I बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा क्यू सिर्फ लिखना होगा तो I इंटू डेल्टा टी लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, I के बारे में क्या सीखे हो, माइनस डेल्टा फाइव बी आर, यहाँ डेल्टा टी और यहाँ भी डेल्टा टी कर लिया। तो माइनस डेल्टा फाइव बी बाई आर बचेगा, माइनस डेल्टा फाइव बी बाई क्या बचेगा, आर बचेगा, है कि नहीं। तो इससे तुम क्या बात समझे, इससे तुम ये बात समझे कि भाई चार्ज फ्लो जो है वो टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करता है, डेल्टा टी का इंडिपेंडेंट है। ये नोटिसेबल चीज है। ये स्टारमार्क वाला एक चीज अपने दिमाग में रखना कि ये जो चार्ज फ्लो है वो डेल्टा टी पर डिपेंड नहीं करता है कि नहीं। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ रहे थे। फैराडेज लॉ ये बताया है which states that the EMF induced in any closed loop is equal to the negative of time rate change of magnetic fields। मतलब किसी भी क्लोज्ड लूप में जो EMF इंड्यूस होता है वो माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होता है, और अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या सीखेंगे कि ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है,
मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। तो कितने तरीके से ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है? ईएमएफ इंड्यूस होने का सबसे पहला तरीका, चारों कैटेगरी में सवाल पढ़ेंगे, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी करे, या फिर जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को वही टाइम के साथ वैरी करे, या फिर जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड का के अंदर लूप का वो समय के साथ बदले, कॉन्ट्रैक्ट करे, एक्सपैंड करे, या फिर इस तरह से एंटर करे और एक्सिट कर जाए। और चौथा कि जो एंगल है थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो समय के साथ बदले। हम लोगों ने सीखा माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ये माइनस डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी तो होगा, आर रेजिस्टेंस अगर हम डिवाइड करते हैं, और करंट होगा तो चार्ज फ्लो भी होगा। चार्ज फ्लो को भी हमने निकाला है डेल्टा क्यू आई डेल्टा टी है, यहाँ डेल्टा टी कट जाएगा जब हम आई का वैल्यू पुट करेंगे। और ये समझेंगे कि जो चार्ज फ्लो है वो डिपेंड नहीं करता है डेल्टा टी पर, वो डेल्टा टी से इंडिपेंडेंट है। तो ये हम लोगों ने बेसिक सीखा। अब इसी पे हम लोग एक सवाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसी पर बेस्ड सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे सामने एक सवाल है, उस सवाल में कह रहा है देयर इज अ स्क्वायर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रेजिस्टेंस 5 ओम। मतलब कोई स्क्वायर लूप है हमारे पास और वो स्क्वायर लूप का एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस है 5 ओम। इट रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड D इक्वल टू 2 टेस्ला T थ्रू 180 डिग्री। मतलब ये जो स्क्वायर लूप है, ये जो स्क्वायर लूप है जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस 5 ओम है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में रखा है और 180 डिग्री से घूम गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल e यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, I यानी इंड्यूस्ड करंट और डेल्टा Q यानी चार्ज फ्लो फॉर द टाइम इंटरवल 0.01 सेकंड एंड 0.02 सेकंड। दो पार्ट में दिया है, एक पार्ट में सॉल्व कर दूंगा, एक पार्ट आप घर पर सॉल्व करें, खुद से सीखें, समझे। पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ रहा होगा, तो कोई स्क्वायर लूप ऐसा था, मतलब उसका एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ, और 180 डिग्री से ये पलट गया, यानी अब इसका एरिया वेक्टर नीचे और मैग्नेटिक फील्ड किधर ऊपर। ये कुछ ऐसा सिचुएशन दिया होगा। मतलब पहले की सिचुएशन में अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हम माने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो बाद में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। सवाल नहीं कह रहा है कि 180 डिग्री से घुमाने के, तो जिस तरह से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल पहले 0 डिग्री है, बाद में 180 डिग्री हो गया। तो अब हम लोगों को सवाल सॉल्व करना है, कैसे पढ़ेंगे आगे कि टाइम इंटरवल दिया है, तो एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, टाइम इंटरवल दिया है। हम लोगों से पहले ये चीज समझते हैं कि फ्लक्स इनिशियल क्या है। हम मानते हैं कि इनिशियल जो फ्लक्स है हमारा पता है वो है bs cos 0 डिग्री, bs cos 0 डिग्री, यानी b का वैल्यू पुट किया जाए। b का वैल्यू कितना है 2, s का वैल्यू 20 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या 1, यानी 40 यानी 4 into 10 to the power minus 3 लिख सकते हैं। अच्छा, फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट तुम समझ ही जाओगे कितना होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है B डॉट S, होता है ना। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कितना होता है टेस्ला, और ये क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है मीटर स्क्वायर, बात समझ रहे हो ना मेरी। तो फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स की अगर हम बात करें, फाइनल फ्लक्स क्या होगा bs cos 180 डिग्री, यानी बस एक माइनस ही लग जाएगा ना, b वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, तो -4 into 10 to the power -3। ये इनिशियल फ्लक्स हमने निकाल लिया, फाइनल फ्लक्स निकाल लिया। हम लोगों से ईएमएफ पूछा है, हम जानते हैं ना कि ईएमएफ क्या होता है माइनस डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो ये क्या हो गया, इसको लिखा जा सकता है ना माइनस फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाई डेल्टा टी, या फिर इसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं
इसको चाहे हम लोग तो लिख सकते हैं ना भाई कि अगर इस माइनस साइन को अंदर ले जाओगे तो फ्लक्स इनिशियल माइनस फ्लक्स फाइनल, फ्लक्स इनिशियल माइनस फ्लक्स फाइनल बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं? तो फ्लक्स इनिशियल की अगर हम बात करें, इनिशियल फ्लक्स कितना होगा 4 और माइनस माइनस यहाँ प्लस, यानी 2 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टू द पावर -3 और टाइम इंटरवल कितना है 0.01, यानी अगर ये ऊपर चला जाएगा 10 के पावर -2 तो 0.8 हो जाएगा ना ये वोल्ट्स, 0.8 वोल्ट्स। तो कैलकुलेशन का चीज है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर तक तुम पहुंच सकते हो बहुत ही आसानी से। ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस, ये ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस के बाद हम लोगों को क्या निकालना है? करंट। करंट क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ कितना है 0.8, रेजिस्टेंस कितना है 5 है ना? तो कैसे करोगे ये बताओ? ये हटा दोगे तो ये 50 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 ऊपर 16, 0.16 आ गया ये एम्पियर्स, 0.16 एम्पियर्स आ गया ना। अच्छा, उसके बाद तुमसे क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू, कैसे आएगा? I into डेल्टा टी करोगे ना, करंट है 0.16 और टाइम ड्यूरेशन 0.01, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0016 कूलम, ये चला है चार्ज फ्लो। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है जरा भी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसी के बेसिस पर जो अगला था उसको तुमको घर में प्रैक्टिस करना है। 0.01 की जगह 0.02 यूज करोगे, मतलब यहाँ 0.02 यूज करोगे, यहाँ पे 0.02 यूज करोगे, यहाँ पे 0.02 यूज करोगे, और जब तुम कैलकुलेशन करोगे तब तुमको ये मालूम चलेगा कि जो चार्ज फ्लो था वो इतना ही आया, वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड किया ही नहीं। तो एकदम बेसिक तरीका था फ्लक्स इनिशियल निकालने का, फ्लक्स फाइनल निकालने का, ईएमएफ निकालने का, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का, इंड्यूस्ड करंट निकालने का और फाइनली डेल्टा क्यू निकालने का।